हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार देखना क्लास स्टार्ट होगी आप सभी की। क्लास में एक बार स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है, शायद 1 मिनट रुकेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ। अब शायद आपकी क्लास स्टार्ट हो गई होगी सभी की। ठीक है, चलो। थोड़ा सा भाई क्लास में चैट का भी इशू है। थोड़ी देर में चैट स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आज ना थोड़ा चैट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके कमेंट तो आ नहीं पा रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हुई है कि नहीं। तो मैं अपने मोबाइल में ही चेक कर रहा था कि क्लास चल रही है कि नहीं। तो देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइव क्लास से क्लास जो है वो पीछे रहती है ना, कुछ सेकंड, तो उसे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एक बार हम अभी क्लास करेंगे शुरू। और तो बिना कमेंट के क्लास पढ़ाना बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा है। तो मैं बीच बीच में चेक करता रहूँगा, जैसे ही कमेंट वाला ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करना शुरू कर देना। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल की क्लास में हमने जो है स्पीड के बारे में पढ़ लिया था, चाल के बारे में। तो उसमें कुछ क्वेश्चन भी देखे थे कि अगर हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम, दूरी और समय का ग्राफ हो, तो जिस मान लो कि दो कार में कंपेयर किया उसने, तो जिस कार के लिए स्लोप ज्यादा होगा, ढाल ज्यादा होगी, उस कार की स्पीड ज्यादा होगी। एक मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास स्पीड और टाइम का ग्राफ है, चाल और समय का ग्राफ है, तो उसके अंदर का आप एरिया ले लो, एरिया क्षेत्रफल। तो एरिया जो है वो आपको डिस्टेंस देगा, दूरी देगा। आज हम क्लास में बात करेंगे वेलोसिटी की, वेग की। ठीक है, तो आज क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, वेग। बेटा जो वेलोसिटी है, ये जो वेग है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है, एग्जैक्ट एक ही चीज। तो ये एक ही चीज तो है नहीं, कुछ तो इनमें फर्क है, तभी हमें दो नाम हमें यूज करने पड़ रहे हैं। दूसरा कुछ सिमिलरिटी भी है, जो हमें बचपन से भ्रम है कि स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग एक ही चीज है। तो इनमें क्या समानताएं हैं, क्या नहीं है, क्या इनमें डिफरेंस है, सारी बातें हम क्लास में आज समझेंगे। तो बेटा अगर मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि किसी वस्तु की स्पीड आपको ये बताती है कोई वस्तु कितना तेज चल रही है, बस ये बताइए कोई वस्तु कितना तेज भाग रही है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है या 1 घंटे में 15 किलोमीटर ही जा रही है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो तेज भाग रही होगी। लेकिन किसी वस्तु की वेलोसिटी आपको दो जानकारी देती है, एक तो स्पीड तो बताएगी बताएगी, यानी वेलोसिटी के अंदर स्पीड तो छिपी है। अगर आपको किसी की वेलोसिटी, किसी का वेग पता है तो स्पीड तो पता ही है, लेकिन साथ में आपको उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा भी पता होगी। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि एक पार्टिकल, एक कण 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा है, यानी मुझे उसकी वेलोसिटी, उसका वेग पता है। नहीं, जब आपको वेलोसिटी पता होगी, जब आपको वेग पता होगा, तो आपको स्पीड तो पता ही होगी, चाल तो पता ही होगी, और साथ में क्या पता होगा आपको, डायरेक्शन, दिशा। यानी कुल मिलाकर में कह सकते हैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, वेग के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट क्या है, उसकी स्पीड। वेग के दो कंपोनेंट हैं, एक उसकी स्पीड और एक उसकी डायरेक्शन। इसलिए आगे से ये बोलूंगा मैं कि वेलोसिटी जो होती है स्पीड इंटू डायरेक्शन, चाल इंटू दिशा। तो वेग क्या है, चाल भी और इसमें दिशा भी। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई एक पार्टिकल है, वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, यानी कि मुझे उसकी स्पीड, उसकी चाल पता है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि एक पार्टिकल जो है वो प्लस 20 मीटर पर सेकंड से भाग की स्पीड से भाग रहा है। बेटा यहाँ पे जो प्लस है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है कि पार्टिकल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रहा है। मैंने आपको बताया था ना क्लास में कि अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चले, केवल एक स्ट्रेट लाइन में चले, सीधी रेखा में, तो उसके पास दो डायरेक्शन हो सकती है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो पॉजिटिव बता रहा है कि पार्टिकल इस पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रहा है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये नेगेटिव होती है। ये पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, यानी आपको इसकी वेलोसिटी, इसका वेग पता है। तो वेग में आपको स्पीड तो पता ही पता है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी पता है। तो स्पीड और वेलोसिटी में यानी कि एक चीज तो ये है कि दोनों ही हमें रफ्तार के बारे में बताएंगी, तेजी के बारे में बताएगी, कोई वस्तु कितना तेज भाग रही है। लेकिन अगर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मिल जाए कि वो कितनी रफ्तार से भाग रही है और किस दिशा में भाग रही है, यानी मुझे उसकी वेलोसिटी, उसका वेग पता है। तो अगर मैं कह दूं कि एक लड़का बाइक चला रहा है 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दिल्ली से मेरठ वाले रोड पर, यानी मुझे उसकी वेलोसिटी, वेग पता है, स्पीड तो पता ही 90 किलोमीटर पर घंटा, साथ में डायरेक्शन पता है कि दिल्ली से मेरठ की तरफ। तो वेलोसिटी में समझ गया, एक कंपोनेंट स्पीड का होगा, एक होगा डायरेक्शन का। अब यहाँ पर आपका कमेंट बॉक्स चल रहा होता तो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता एक, लेकिन अभी मुझे खुद ही क्वेश्चन पूछकर आंसर देना पड़ेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कुछ स्टार्ट हुआ कि नहीं। एरर टू फैच डिटेल्स आ रहा है बार बार। चलो कोई बात नहीं। अब बेटा मैं आपसे, अगर कमेंट बॉक्स चल रहा होता आपका, तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता कि भाई बताओ, अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, किसी वस्तु की चाल नियत है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि स्पीड बदल नहीं रही। स्पीड अगर 12 मीटर पर सेकंड है तो लगातार 12 मीटर पर सेकंड ही है, ये नहीं कि कभी स्पीड 25 होगी, कभी 2 ही रह गई। तो एक ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड कांस्टेंट हो, उसकी चाल नियत हो, तो क्या उसकी वेलोसिटी, उसका वेग भी कांस्टेंट होगा या नहीं। आप अपनी कॉपी में लिख लो, जब मैं आंसर बताऊंगा तो मैच करना कि जो आपने लिखा है वही आंसर है कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कांस्टेंट होगा कि नहीं, ये आपको बताना है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी, वेग कांस्टेंट होगा या नहीं। तो आप बोलेंगे सर अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी, उसका वेग जो है वो कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। जिस बच्चे ने लिखा होगा अपनी कॉपी में उसका ठीक है। देखो बेटा मैंने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रही,
लेकिन मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि भाई स्पीड तो बदल नहीं रही, तो फिक्स हो गया ना, 12 से 11 हो रही ना 13 हो रही, स्पीड नहीं बदल रही, लेकिन डायरेक्शन मैंने आपको बताया नहीं। तो हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड तो कांस्टेंट है ही, हो सकता है कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी ना बदल रही हो। तो अगर किसी वस्तु की ना तो स्पीड बदले ना ही उसकी डायरेक्शन बदले, तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी। लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर डायरेक्शन बदल रही हो, वस्तु एक ही स्पीड से ऐसे सर्कल पे घूम रही हो लगातार, उसकी दिशा बदल रही हो, तो वेलोसिटी बदल जाएगी। तो बेटा स्पीड का कांस्टेंट होना वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की शर्त नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर वेग कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही है, हमें पता चल गया, लेकिन डायरेक्शन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे if speed of an object is constant, then its velocity may or may not be constant। हिंदी में लिखेंगे यदि यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। यानी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी तभी कांस्टेंट कहलाएगी अगर ना तो वस्तु की स्पीड बदल रही हो, ये भी हमें कंफर्म हो, और ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही हो। तो अगर आप सबको कहे कि एक पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वही स्पीड तो कांस्टेंट है ही, और डायरेक्शन भी फिक्स है कि स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रही। तो याद रखना कि वेग, अगर आपको मैं कभी कह दूं कि एक वस्तु का वेग नियत है, तो इसका मतलब है ना स्पीड बदलेगी ना ही डायरेक्शन बदलेगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि हमें डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेग कांस्टेंट तो तभी हो सकता है जब ना स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन, यानी हमें दोनों के बारे में जानकारी है। तो नियत वेग बता रहा है कि ना दिशा बदल रही ना ही चाल बदल रही, लेकिन कांस्टेंट स्पीड डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रही। तो यहां से हमने क्या देखा कि मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि कोई मेरे से पूछे किसी वस्तु की वेलोसिटी क्या होती है, हम बोलेंगे भाई किसी वस्तु की वेलोसिटी उसकी स्पीड ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मुझे किसी वस्तु की वेलोसिटी वेग पता है तो उसकी स्पीड तो पता ही है, साथ में डायरेक्शन भी पता है। तो किसी वस्तु का वेग उसकी चाल ही है, उसकी रफ्तार ही है, लेकिन एक दी गई दिशा में, तो वेलोसिटी के साथ में स्पीड तो होगी कि उसकी स्पीड क्या है, और साथ में डायरेक्शन भी होगी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख लूंगा, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स स्पीड, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी वस्तु का वेग उसकी एक दी गई दिशा में चाल है। यानी आप ये तो कह सकते हो कि वेलोसिटी क्या है, एक दी गई दिशा में उसकी चाल। लेकिन बेटा इसका उल्टा लिख सकते हैं आप, ये नहीं कह सकते कि किसी वस्तु की चाल उसकी एक दी गई दिशा में वेग है, वो गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूं किसी वस्तु की चाल दी गई दिशा में वेग, भाई चाल के साथ तो दिशा होती ही नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड है, इसका उल्टा सही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि किसी वस्तु की वेलोसिटी वेग क्या है, स्पीड ही है, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी स्पीड ही है एक दी गई दिशा में, और आप ये नहीं कह सकते कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी एक दी गई दिशा में, स्पीड के साथ डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो एक बात से ध्यान रखना, आगे चल के मैं पीडीएफ से क्वेश्चन पूछूंगा तो इस लाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, तो फिर वहां पे गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब मुझे वेलोसिटी वेग के बारे में एक बेसिक सा मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा है धीरे धीरे कि वेलोसिटी जब मुझे पता होगी तो वस्तु कितना तेज भाग रही है, उसकी स्पीड भी पता होगी, उसकी डायरेक्शन भी पता होगी। अगर किसी वस्तु की स्पीड फिक्स है तो वेलोसिटी फिक्स होगी, जरूरी नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि हमें डायरेक्शन के बारे में कंफर्मेशन नहीं है। स्पीड फिक्स है तो डायरेक्शन भी फिक्स है कि नहीं है। उसके अलावा मैंने बताया कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है, लेकिन एक दी गई दिशा में। आई होप कि जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे होंगे उन्हें यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। एक बार यार वो ट्राई करके देखते हैं कमेंट बॉक्स चल रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अभी बेटा हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगा एवरेज वेलोसिटी का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एवरेज वेलोसिटी औसत वेग। बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। याद रखना दोनों के फॉर्मूले में हल्का सा फर्क है, वहां दूरी बटे समय था, विस्थापन बटे समय है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। ठीक है, बट आपको पता है कि एवरेज को हम लिखते हैं ऐसे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए वी का यूज करेंगे हम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं एस से, टाइम को लिखते हैं टी से। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। और आपको पता है कि विस्थापन की एसआई यूनिट भी मैंने आपको मीटर बताया था, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी मीटर इसकी सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी एसआई यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड। यानी कि स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड ही है। यानी दोनों हमें क्या बता रहे हैं, दोनों हमें बता रहे हैं कोई वस्तु कितना तेज भागेगी, इसलिए दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड ही है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हमें साथ में डायरेक्शन भी पता है। अब याद करो कल की क्लास मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स में कोई फॉर्मूला आपको दिखे, इसमें एक चीज ऊपर हो एक नीचे हो, या दोनों मल्टीप्लाई गुणा में हो, तो उन्हें बड़े ध्यान से देखना। अगर वो दोनों के दोनों स्केलर अदिश राशि हैं तो जिसका फॉर्मूला वो स्केलर अदिश बनेगा। लेकिन अगर दो में से एक वेक्टर एक सदिश राशि है तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर सदिश बनेगा। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको दो ही तो याद करवाए थे, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और करंट डेंसिटी। तो हमारे पास में विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के ऊपर मैंने कहा था कि तीर का निशान बनाएंगे, लेकिन टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी में लिखवाया था। तो दो में से अगर एक वेक्टर है तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर ही बनेगा। यानी वेलोसिटी जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और वैसे में पता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन देती है, साथ में स्पीड भी बताती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है सदिश राशि। तो स्पीड निकालते समय दूरी बटे समय कर देना, और वेलोसिटी निकालते समय वेग निकालते समय विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको करना है। एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं,
अपनी कॉपी पर इसका आंसर लिखेंगे। देखो, ये बेटा मान लो कि एक स्विमिंग पूल है और इसकी लंबाई है 100 मीटर की। स्विमिंग पूल है, इसकी लंबाई 100 मीटर की है। अब यहाँ से एक इसमें एक स्विमर है, तैराक है, इसने तैरना शुरू किया और ये इस वाले एंड तक गया, उसे टच करके वापस इसी लाइन पे वापस आ गया। मैं थोड़ा नीचे से अलग से दिखा रहा हूँ, उसी लाइन पे वापस आ गया। तो आपको बताना है कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ से चला, ये यहाँ पे हाथ टच किया और वापस आया, यानी कि जाने प्लस आने में टोटल जो टाइम लगा, अगर इसे टोटल टाइम मान लो कि 40 सेकंड लग रहे हैं, तो आपको बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी औसत वेग क्या होगा। आपको बताना है एक ही कमेंट में। अभी आया 2 मिनट, ठीक है, करो ये। कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा इसका आंसर, देखते हैं किसका ठीक है। देखो, बहुत ही सिंपल सा गुणा भाग वाला टाइप का क्वेश्चन था ये। भाई एवरेज स्पीड क्या होती है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ बताओ, यहाँ से यहाँ गया और वापस आया, तो 100 मीटर गया, 100 मीटर आया, तो टोटल टाइम, टोटल दूरी कितनी चली इसने? 200 मीटर। डिस्टेंस क्या होती है? रास्ते की लंबाई। तो 100 मीटर गया, 100 मीटर आया, टोटल हो गया 200 मीटर। टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लिखा इसमें 40 सेकंड का। तो हमें पता है कि भाग करेंगे तो 40 से 200 को तो कितना आ जाएगा? 5। एवरेज स्पीड जो है वो आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड की, है ना। जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, औसत वेग, तो आपको ध्यान है, अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलेगा, अगर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर भी वहीं के वहीं आ जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी कि उसकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी? जीरो आएगी। ऊपर की वाली जीरो हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी होगी इसमें जीरो। तो जब आप स्पीड और वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फॉर्मूला सेम यूज नहीं करना। डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, और क्या चलेगा? विस्थापन बटे समय। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन जो है देखते हैं, आपसे पूछते हैं, अगर आप उनका सही से आंसर दे पाओ। जैसे एक क्वेश्चन आप ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ का क्वेश्चन है ये, ट्राई करना है, करो सभी। लिखा बेटा, 1000 किलो द्रव्यमान की एक कार 10 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ चल रही है। कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। मीटर वेलोसिटी रखी है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है ना तो स्पीड बदलेगी 10 मीटर पर सेकंड की, ना ही डायरेक्शन बदलेगी, के साथ चल रही है। कि उसने कहा साथ में कि यदि इस कार के लिए वेग समय ग्राफ, तो समय अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा है, तो 25 सेकंड के अंत में कार का वेग क्या होगा? तो बेटा ग्राफ कौन सा? यहाँ देखो, वेग समय ग्राफ है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वेग समय। तो मैंने आपको चीज बताई थी कि जो चीज पहले बोलेगा उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस है, ये वाई है, वेलोसिटी टाइम को लिखेंगे एक्स पर। जो चीज पहले बोलेगा वो वाई पे, वेलोसिटी आ गई यहाँ, समय आ गया यहाँ। तो कह रहा है कि इस कार के लिए वेग और समय का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है जो है वो समय अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा है। बेटा समय अक्ष तो ये है, एक्स एक्सिस पे लिखा है ना समय, तो समय अक्ष के समानांतर एक रेखा, यानी कि ये बन गया एक रेखा है। तो कह रहा है कि 25 सेकंड के अंदर में कार का वेग क्या होगा। भाई एक चीज बताओ, जब भी हमारे पास कोई ग्राफ आता है, हमने सीख रखा है कि हमने करना क्या है, उसके ऊपर 2 पॉइंट लेने हैं। तो पहले पॉइंट से एक लाइन सीधे डालेंगे एक्स एक्सिस पे, एक डालेंगे वाई पे। दूसरे पॉइंट से एक लाइन डालेंगे एक्स पे, एक डालेंगे वाई पे। तो मैंने क्या देखा, एक्स पे लिखा टाइम, यानी कि टाइम तो बदल गया, 2 से 3 बज गए, लेकिन यहाँ तो एक ही कट है, यानी कि वेलोसिटी नहीं बदली। जो वेलोसिटी 2 बजे थी वही 3 बजे भी है। तो वेलोसिटी कितनी है उसकी? 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है कि टाइम लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी फिक्स है। 2 बजे जो वेलोसिटी है, 2:30 बजे भी वही है, 3 बजे भी वही है, 4 बजे भी वही है, 5 बजे भी वही वेलोसिटी है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप 25 सेकंड के बाद पूछे, चाहे वो 1000 सेकंड के बाद पूछे, वही रहेगी। तो शुरुआत की वेलोसिटी अगर उसकी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, तो बाद की भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी।
तो ग्राफ अगर आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है, तो आप इस चीज को बड़े आराम से समझ सकते हो कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कहा तो वेलोसिटी वाई एक्सिस पे गई, टाइम एक्स एक्सिस पे गया, उसने ग्राफ जो है वो समय अक्ष टाइम एक्सिस जो है, टाइम कहां लिखा है एक्स एक्सिस पे, उसके पैरेलल उसके समानांतर एक सरल रेखा है। तो अगर आपने ग्राफ बना लिया तो फिर तो आपको पता है 2 पॉइंट लेके आपने चेक कर लिया होगा कि टाइम बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रही। तो वेलोसिटी अगर शुरू में 10 है तो बाद में भी 10 ही होगी। तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसे आपको अपनी कॉपी पे आंसर एबीसीडी लिखना है, मेरे बताने के बाद उसे मैच करना है, ठीक है। इसमें अभी अगर हम ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये वाला कर सकते हैं आप, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे सब बच्चे और अपनी कॉपी पे लिख लेंगे एबीसीडी। ओके, एक्सेलरेशन तो बताया नहीं है, तो ऑप्शन तो इसमें एक्सेलरेशन वाले ही आ गए। तो चलो एक काम करते हैं, अब इसमें हम सी और डी ऑप्शन देख लेते हैं। ए और बी अभी देखेंगे, मैंने केवल ये वेलोसिटी देखा था, मुझे लगा कि वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है। ए बी को छोड़कर भी सी और डी पे आते हैं। सी में कह रहा है कि डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन ए सर्कुलर मोशन। ये तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा। एक सर्कुलर मोशन में अगर आप कंप्लीट सर्कल चलें तो आपके द्वारा चली गई दूरी तो 2 पाई आर होगी, एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई आर, लेकिन विस्थापन तो आपका 0 हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी ये सही आंसर नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। इसमें कह रहा है कि एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल इन सर्कुलर मोशन। जब यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही सेम नहीं है तो स्पीड वेलोसिटी सेम कैसे आ जाएगी। इस स्पीड में होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में होता है, एवरेज वेलोसिटी के अंदर क्या होता है बेटा हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कंप्लीट सर्कल में जो स्पीड आएगी वो आएगी दूरी बटे समय 2 पाई आर/टी, और वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी कंप्लीट सर्कल में 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये भी गलत हो गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है उसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होते। अगर दूरी विस्थापन बराबर नहीं है तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में दूरी बटे समय है और यहाँ वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय है। ये दोनों गलत हो गए। इनका मैं डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत लेना, जब हम एक बार आपको एक्सेलरेशन पढ़ा देंगे, ठीक है। एक आध और देख लेते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए तो क्वेश्चन आपके लायक। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ क्लास में जितने बच्चे हैं, अगर वो आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं तो आप जो है वो इतनी बात समझ चुके हैं। वेलोसिटी, वेग सुनते ही आपके दिमाग में एक डायग्राम बनना चाहिए। वस्तु के पास वेलोसिटी है, वस्तु भाग रही है और उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन में भाग रही है, तो उसकी डायरेक्शन मुझे पता है। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड इनटू डायरेक्शन। फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का औसत वेग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, है ना। कई बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें एक दो अगर हम ग्राफ से और देखें, क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। बेटा एक चीज वो समझना कि वेलोसिटी मैंने कहा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन तो होती है। अब यानी कि अगर एक चीज देखना, अगर वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी तो यानी डायरेक्शन होगी। अगर कोई पार्टिकल एक सीधी रेखा पे चल रहा है, केवल स्ट्रेट लाइन पर, तो मैंने कहा था कि उसके पास दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, एक को मान लेंगे पॉजिटिव और एक को मान लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है इधर को भाग रहा है, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, ये मान लो कि ए है, और ये बी भाग रहा है इधर को, इसकी स्पीड भी है 6 मीटर पर सेकंड। तो इनकी स्पीड तो दोनों की सेम है, ये भी हर सेकंड 6 मीटर भाग रहा है, ये भी हर सेकंड 6 मीटर भाग रहा है, पर इनकी डायरेक्शन अलग है। ये इधर को भाग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर को भाग रहा है नेगेटिव में। तो बेटा जब मैं इसकी वेलोसिटी लिखूंगा तो जो ए है इसकी जो वेलोसिटी है वो लिखी जाएगी +6 मीटर पर सेकंड, स्पीड इनटू डायरेक्शन। और ये तीर का निशान क्या बता रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इस बी जो है, इस बी की जो वेलोसिटी है वो लिखी जाएगी -6 मीटर पर सेकंड। यदि दो ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हों, एक इधर भाग रहा है ठीक उसके अपोजिट भाग रहा है, तो अगर आप एक की वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन पलटते ही, दिशा बदलते ही साइन भी चेंज हो जाएगा। तो अगर इधर को पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ठीक इसके विपरीत वाले की क्या बनेगी, नेगेटिव। इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल के, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो अगर कभी वेलोसिटी लिखते समय आपके पास 2-3 पार्टिकल हों तो देख लेना, अगर वो सारे एक ही दिशा में है तो सबकी वेलोसिटी पॉजिटिव, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर आपने इधर वालों की वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है तो उसके ठीक विपरीत वालों की नेगेटिव माननी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब आते हैं हम एक्सिलरेशन त्वरण के ऊपर। या नहीं, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन तो रह गया, देखो। चलो अब आते हैं हम एक्सिलरेशन त्वरण के ऊपर। या नहीं, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन तो रह गया, देखो। ये बेटा मेरे पास में एक एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया मैंने टाइम, समय, ठीक।
यहाँ लिखा मैंने वेलोसिटी वेग, वेलोसिटी वेग। अगर मेरे पास बेटा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, जैसे मान लो मैंने ग्राफ ये बना लिया ऐसे, जो वेलोसिटी है, मतलब शुरुआत में टाइम भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है। अब टाइम लगातार बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो मान लो कि यहाँ पे जो टाइम है वो हो चुका है 40 सेकंड, और वेलोसिटी बढ़ के हो चुकी है 10 मीटर पर सेकंड। तो इससे मैंने बेटा कल आपको बताया था कि अगर आपके पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो उसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो। तो आपको क्या देगा, स्पीड और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस देगा, दूरी देगा। लेकिन अगर आपके पास में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेग और समय का ग्राफ है, तो अगर आप उसके अंदर का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन देगा। तो देखना एक चीज, तो आपको उसके अंदर का एरिया निकालना है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो उसके अंदर का एरिया निकाल लो। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो उसके अंदर का एरिया देता है विस्थापन। द एरिया, पहले इंपोर्टेंट लिख लेना, द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। लिखेंगे वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल विस्थापन देता है, द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो लिखेंगे एरिया अंडर द ग्राफ या अंडर द कर्व, जो भी लिखना चाहो, ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो बेटा इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है, 0 से लेकर 40 सेकंड तक, यानी कि 40, और हाइट कितनी है, ये हाइट आपकी 10 मीटर पर सेकंड की। तो सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका, 200 मीटर। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल पहले की तरह ही है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, क्षेत्रफल ने दूरी दी, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो आपको डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन देगा। हालांकि अगर वो इसी ग्राफ से आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेग और समय का ग्राफ है, तो चली गई दूरी पूछ ले तो भी बेटा आपको 200 ही बतानी है। देखो क्यों भाई, देखो ये हमारे पास में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई। अगर मैं इधर लेता तो नेगेटिव वाई बन जाता है, इधर नेगेटिव एक्स बन जाता। यानी जो वेलोसिटी है वो बेटा पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा एक ही डायरेक्शन भाग रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल एक सीधी रेखा में भागे तो उसके द्वारा चली गई दूरी विस्थापन तो बराबर ही आते हैं। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, इससे आप दूरी पूछेगा तो भी कितनी बताएंगे, 200 मीटर, विस्थापन पूछेगा तो भी 200 मीटर, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार एक ही डायरेक्शन भाग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका लगातार एक ही दिशा में भाग रहा हो तो उसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन सेम ही आते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपसे पूछे, देखे आपसे, देखो डिस्प्लेसमेंट पूछे, ग्राफ है इस बार कुछ ऐसे, यहाँ बड़े ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस, ये है माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टाइम समय, एक्स एक्सिस पे है समय, और इधर क्या है, वेलोसिटी वेग। ठीक, अब यहाँ देखना, ये ग्राफ बेटा मैं आपको सामने बना रहा हूँ कुछ, ये बेटा यहाँ पर टाइम है 0, यहाँ पर टाइम मान लो कि टाइम जो लिखूंगा मैं वो सेकंड में लिखूंगा, इन ए सेकंड। तो मान लो कि टाइम है 4 सेकंड का, ये 6 सेकंड, ये 10 सेकंड। वेलोसिटी लिखेंगे मीटर पर सेकंड में। मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड की है, ये वाली जो वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकंड की, और ये वाली जो वेलोसिटी है ये मान लो ये है 16 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, अब आपके पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बताना है इस ग्राफ को देख करके टोटल 10 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। तो ये 0 से टाइम बढ़ते बढ़ते 10 सेकंड हो गया, तो 10 सेकंड में टोटल विस्थापन कितना हुआ ये आपको बताना करना एक बार। कमेंट को एक बार और ट्राई कर लेते हैं, स्टार्ट हुआ कि नहीं। आप तो लग रहा है भाई बिना कमेंट के ही क्लास पूरी हो जाएगी ऐसे ही। देखो, आप कहेंगे सर आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है,
इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो। वेलोसिटी टाइप का ग्राफ है, इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर आपके पास में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, इसके अंदर का एरिया निकाल लो। देखो एक एरिया तो ये बनेगा जो ये लाइन घेरेगी, एरिया ए हो गया A1। एक एरिया बनेगा जो इस वाली लाइन ने ऑक्यूपाई किया A2, और एक जो इस वाली लाइन ने घेर लिया A3। तो आप इसके अंदर का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आ जाएगा। अब यहाँ देखना, जब मैं एरिया A1 निकालूंगा तो A1 जो है वो तो त्रिभुज का एरिया है, 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेटा यहाँ पे आधार कितना है, आप कहोगे 0 से लेकर 4 तक का। हाइट कितनी है, ये 12 मीटर पर सेकंड की, तो 2 दूनी 4, तो 12 दूनी हो गया 24, यानी 24 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट A1। A2 निकालते हैं। ये बेटा जो A2 है ये किसका एरिया है, आयत का। भैया तो आयत बना ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ कितनी है, 4 से लेकर 6 तक यानी कि 2, और हाइट कितनी है ये 16, कितना हो गया 16 दूनी 32 मीटर। A3 निकालो, ये भी रेक्टेंगल है, तो ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा। लंबाई कितनी है 6 से 10 यानी कि 4 की, और हाइट कितनी है बेटा ये 10 मीटर पर सेकंड की, कितना हो गया 40 मीटर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ मेरा पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी भी है उसकी और नेगेटिव भी है। भाई पॉजिटिव वेलोसिटी अगर वो इधर को जा रहा था, नेगेटिव का मतलब कि वापस आ गया। जैसे वो वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगा ना। फिर मान लो आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और फिर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। तो अगर कभी ऐसा हो कि पॉजिटिव वेलोसिटी भी और नेगेटिव भी हो, तो बेटा जो नेगेटिव वेलोसिटी थी ना, ये इसके द्वारा जो घेरा गया एरिया है उसे आपको माइनस करना। जब वो वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगा ना। फिर मान लो आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और फिर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। तो अगर कभी ऐसा हो कि पॉजिटिव वेलोसिटी भी और नेगेटिव भी हो, तो बेटा जो नेगेटिव वेलोसिटी थी ना, ये इसके द्वारा जो घेरा गया एरिया है उसे आपको माइनस करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट निकालते समय। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे, तो जो ऊपर वाले एरिया है उन्हें जोड़ेंगे, नीचे वाले घटाएंगे, क्योंकि नीचे वाला क्या कर रहा है, पार्टिकल वापस आ रहा है। भाई पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रहा था, अब नेगेटिव वाला वापस आना शुरू कर दिया उसने। तो टोटल एरिया कितना बनेगा, 24 माइनस 32 प्लस 40, तो 40 50 60 64 64 माइनस 32 यानी कि प्लस 32 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बनेगा। लेकिन अगर इसी ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो, तो बेटा डिस्टेंस में आपको पता है वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से आप डिस्टेंस भी बता सकते हैं। बट डिस्टेंस में क्या करना है, चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो चाहे नेगेटिव में, चाहे आप आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, डिस्टेंस तो सब कुछ जुड़ता ही है। तो जब आप डिस्टेंस दूरी निकालोगे तो सब कुछ जोड़ोगे, ऊपर का एरिया हो चाहे नीचे का एरिया हो, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। दूरी में आगे जाओ पीछे जाओ सब कुछ जुड़ता ही है। तो यहाँ पे 24 प्लस 32 प्लस 40 सब कुछ जुड़ेगा। तो बेटा 40 और 24 हो गया 64, 64 और 32 कितना हो गया 96, 64 और 32 6 9 96 आ गया। तो कितना आ जाएगा 96 मीटर, 96 मीटर, ठीक है। तो जिन बच्चों का 96 आया है उनका एकदम से सही आंसर है डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है 32, याद रखना। अगर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, नहीं नेगेटिव का मतलब है कि पार्टिकल पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, अब नेगेटिव डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालेंगे तो ऊपर के एरिया जोड़ के नीचे वाला घटाना है। लेकिन डिस्टेंस में आप आगे जाओ पीछे जाओ, डिस्टेंस तो क्या है, रास्ते की लंबाई का जोड़, आगे जाओगे तो भी जुड़ेगी पीछे जाओगे तो भी जुड़ेगी। तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास जो बन गया वो 96 मीटर बन गया। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का क्षेत्रफल हमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देता है। चाहो तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, बस नीचे वाला एरिया घटा देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को। अरे हाँ या ना, मैं सोच रहा हूँ कि कमेंट चल नहीं रहे हैं, एक बार खुद से सुन लो आवाज़ कैसी आ रही है। नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, नेगेटिव का पार्टिकल पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, अब नेगेटिव डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है, चलो सही चल रहा है वैसे तो। जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते होंगे ना मजा आ जाएगा कि बीच में बच्चों को कमेंट नहीं आ रहे हैं, फालतू बच्चे इरिटेट नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज पता चला है हमें, जब कमेंट आते हैं कुछ बच्चे इरिटेट तो करते हैं, लेकिन बिना कमेंट के पढ़ाना और मुश्किल काम है। फालतू कमेंट तो तब भी चलो टीचर अवॉइड कर देगा एक बार को, अगर बिल्कुल आए ना तो ना ये रिस्क रहता है, कई बार ना यहाँ से माइक बंद कर देते हैं। मान लो खांसना है साइड में, पानी पीना है, तो ये डाउट रहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि माइक ऑन करना भूल गए। अगर कमेंट आ रहे होंगे तो बच्चा बता देगा सर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो पता चल जाएगा। या कई बार क्या होता है कि सेल डाउन हो जाते हैं बैटरी, तो बच्चे कहते हैं सर आवाज़ सही नहीं आ रही, तो हम बैटरी चेंज कर लेते हैं। तो ये बड़ा टेंशन रहता है। हमने कुछ चीज़ पूछी आपसे, आपने उसका आंसर सही दे दिया लगभग सब बच्चों ने, तो ये बात टीचर को पता चल जाती है, अच्छा बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्लियरिटी नहीं आ पाती बिना कमेंट के। मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सीलरेशन त्वरण। कोई नहीं, हर एक चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी जरूरी है। देखो
एक्सेलरेशन त्वरण, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आता है इससे, और मैं बड़ा मिस करूंगा, कमेंट में मैं पूछता, बहुत सारे बच्चे से गलत आंसर देते हैं। उस समय पता चलता है कि 9th क्लास का बेसिक सी एक चीज भी बच्चों को नहीं पता है, एक्सेलरेशन त्वरण। जैसे आप अपनी कॉपी पर आंसर लिखना, फिर मुझे बताना कि क्या आंसर होगा, क्या मतलब, फिर आप चेक करना कि आपने ठीक लिखा कि गलत, मेरे बताने के बाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, वो कांस्टेंट स्पीड नियत चाल से चल रही है, उसकी स्पीड नहीं बदल रही, फिक्स स्पीड से भाग रही है, तो अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट हो, उसकी चाल नियत हो, तो ये वस्तु एक्सेलरेटेड मोशन में त्वरित गति में कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? अगर स्पीड कांस्टेंट है, चाल नियत है, तो वस्तु एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो त्वरित गति में है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने लिख भी लिया होगा या उनके दिमाग में आ गया होगा कि सर नहीं होगी, उनका हो जाएगा गलत। जो कह रहे हैं कि होगी, उनका भी गलत हो जाएगा। देखो, अगर कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित गति में है, पहले समझो कि उसका मतलब क्या है। तो आज का जब भी आप क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहां पर लिखा होगा वस्तु एक्सेलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित गति में है, या तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ रही है यानी कि वो एक्सेलरेट कर रही है, या उस वस्तु की स्पीड घट रही हो। स्पीड का घटना भी फिजिक्स में एक्सेलरेशन त्वरण ही होता है। हालांकि बच्चों को थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने के लिए कई बार हम बोल देते हैं कि वो रिटार्डेशन है, मंदन है, लेकिन वो सब डिक्शनरी के शब्द हैं। फिजिक्स में स्पीड बढ़ रही हो तो भी एक्सेलरेट करना है, स्पीड घट रही हो तो भी एक्सेलरेट करना है। तीसरा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, डायरेक्शन का बदलना भी एक्सेलरेशन ही है, कि जितना तेजी से डायरेक्शन बदलेगी यानी वो वस्तु उतना ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है। तो मैंने आपसे कहा कि एक वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रही, तो एक्सेलरेटेड मोशन में कहलाएगी नहीं। तो आपको बोलना था सर वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि आपने स्पीड तो कांस्टेंट कह दिया, अब ना स्पीड बढ़ रही ना घट रही, लेकिन डायरेक्शन तो आपने बताया नहीं। हो सकता है कि वस्तु एक ही स्पीड से एक सर्कल पे घूम रही हो, लगातार उसकी डायरेक्शन बदल रही है, हर पॉइंट पर दिशा बदल रही है। कोई वस्तु ऐसे से जा रही है, स्पीड भली फिक्स हो, अगर डायरेक्शन बदल रही है तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन ही है। तो एक्सेलरेशन का मतलब केवल ये नहीं होता कि स्पीड का बढ़ना या घटना। एक्सेलरेशन के 3 मतलब हैं। कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है तो इन 3 में से कम एक काम तो हो ही रहा होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम एक तो हो ही रहा होगा। अगर कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, या तो उसकी स्पीड, उसकी चाल बढ़ रही होगी, या उसकी स्पीड, उसकी चाल घट रही होगी, या होगा डायरेक्शन में चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, दिशा का बदलना। स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन है, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन है, और डायरेक्शन का चेंज होना भी एक्सेलरेशन। अब मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि स्पीड कांस्टेंट है, ना बढ़ी ना घटी, पर इसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं थी। तो आपको ये बोलना था सर स्पीड कांस्टेंट है तो वस्तु एक्सेलरेट कर भी सकती है और नहीं भी। वो सारा खेल डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन का मामला क्या है। अब मान लो स्पीड तो बढ़ नहीं रही ना घट रही, और डायरेक्शन भी ना बदल रही हो, तो फिर तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ना स्पीड बदल रही है ना डायरेक्शन, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रही हो, लगातार वस्तु सर्कल पर घूम रही हो, तो एक्सेलरेट कर रही है वो। क्या पर लिखेंगे हम, इंपोर्टेंट लिखकर एक लाइन, ये बेटा इंपोर्टेंट है ये, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if speed of an object is constant, then if speed of an object is constant, then its motion may or may not be accelerated. If speed of an object is constant, its motion may or may not be accelerated. हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो, तो उसकी गति त्वरित गति हो भी सकती है और नहीं भी। यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसकी गति त्वरित गति हो भी सकती है और नहीं भी। इट्स मोशन मे और मे नॉट बी एक्सेलरेटेड, यानी कि यहां संभावना है कि वो हो भी सकती है, नहीं, दोनों संभावनाएं हैं, आप कंफर्म नहीं हो अगर स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, स्पीड जब घटती है तो मैंने कहा था कि डिक्शनरी के हम कुछ शब्द यहां यूज कर लेते हैं। स्पीड घटने को हम रिटार्डेशन भी क्या देते हैं, या इसे हम डिसलरेशन भी क्या देते हैं, हिंदी में हम कहते हैं मंदन। यानी जब मंदन या रिटार्डेशन शब्द का यूज किया जाए तो समझ जाना है कि हाँ ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने इतना कहानी क्यों बताई, ये तो आप और शॉर्टकट तरीके से बता सकते थे। भाई आपने कहा कि एक्सेलरेशन के लिए या तो स्पीड बदल रही हो कम ज्यादा, या डायरेक्शन बदल रही हो। तो आप कहते सर एक चीज बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले में वेलोसिटी वेग बताया था कि किसी वस्तु की वेलोसिटी वेग का मतलब है
कि उसके पास में स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। वेग क्या होता है कि चाल इंटू दिशा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन के लिए तो स्पीड बदलनी चाहिए, डायरेक्शन बदलनी चाहिए, आप सीधा ये कह दो कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी वेग बदलना चाहिए। भाई वेग कब बदलेगा, या तो स्पीड बदल रही हो या फिर डायरेक्शन बदल रही हो, क्योंकि वेलोसिटी के पास तो दोनों चीजें होती है ना। तो अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी में चेंज हो, तो अगर किसी वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा हो, तो वेग परिवर्तन को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, वेग परिवर्तन होगा कैसे भैया, तो उसकी रफ्तार कम ज्यादा कर दो, स्पीड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो। तो इसलिए आप कभी भी कोई बुक किताब पढ़ना, किताबों में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको कभी चाल परिवर्तन नहीं मिलेगी। क्या लिखा मिलेगा, वेग परिवर्तन, क्योंकि वेग के अंदर चाल और दिशा दोनों आ गई। और त्वरण के लिए, एक्सेलरेशन के लिए स्पीड बदलनी चाहिए, डायरेक्शन बदलनी चाहिए। इन्हें आप सीधे कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेग बदलना चाहिए। तो आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखने के लायक हो चुके हैं। अब यहां पे लिखेंगे हम एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज in velocity, the rate of change in velocity, the rate of change of the rate of change the rate of change of velocity of an object is called its acceleration। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। द वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन सही शब्द लग रहा है, ऑफ में फील नहीं आ रहा, भले ऑफ ग्रामेटिकल सही है पर ये लिख लो। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उसका त्वरण। बेटा रेट, दर का मतलब होता है कि वेग कितना तेजी के साथ बदल रहा है। दर रेट बताता है कि कितना स्पीड के साथ ये काम हो रहा है। तो किसी वस्तु का वेग बहुत ही तेजी के साथ बदल रहा हो, यानी ज्यादा एक्सेलरेटेड मोशन में है, ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रही है, वेग परिवर्तित हो रहा है पर आराम आराम से, तो उतना ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं है उसके अंदर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो एक्सेलरेशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ए। और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन, और दर का मतलब होता है टाइम से भाग कर देना, यानी कितना तेजी के साथ काम हो रहा है। एक्सेलरेशन होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है समय से भाग करना, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, तो सर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूंगा मैं। तो बेटा चेंज के लिए हम लिखते हैं डेल्टा, वेलोसिटी के लिए लिखते हैं वी, और टाइम को लिखते हैं हम टी से। तो वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, है ना, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं इसका मात्रक निकालूं तो एक्सेल वेलोसिटी को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड में, टाइम को नापते हैं सेकंड में। सेकंड की सेकंड मल्टीप्लाई होगी तो इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, ये अदिश है कि सदिश है, तो क्या लिखेंगे आप, स्केलर की वेक्टर। आप कहेंगे सर आपने कहा था किसी फॉर्मूले में अगर दो चीजें हों तो उन्हें ध्यान से देखेंगे। बेटा टाइम स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो दो में से एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी सदिश राशि। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेग परिवर्तन की दर है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये ध्यान रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, दूसरा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन तो रट ली, वेग परिवर्तन की दर, पर इसका मतलब क्या है कि वेग परिवर्तन की दर का मतलब है या तो चाल बदल रही हो या फिर डायरेक्शन। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी। चलो मैं आज इतना रख रहा हूँ यार, है ना। तो वैसे भी आपको पता कि आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, कितनी बातें आई मुझे क्लियर भी नहीं हुआ। तो कल की क्लास में आते ही हम पहले आज की क्लास के आपके डाउट है वो ले लेंगे कल जब कमेंट चल रहा होगा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाय।